सलाम आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं देवगढ़ फोर्ट पर। ये आपके सामने जो दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, ये देवगढ़ किले का दरवाज़ा है। हम इसके अंदर दाखिल होंगे और पता करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। किले के अंदर दाखिल होने से पहले मैं आपको देवगढ़ फोर्ट का कुछ इतिहास यहाँ से बताना चाहता हूँ। दोस्तों, ये जो किला देख रहे हैं आप, बहुत दुर्गम किला है। इतिहासकारों का कहना है कि सन 1580 के आसपास राजा जाटव ने इसको बनवाया था। राजा जाटव कहाँ से आए थे, बहुत कुछ तारीख की किताबों में पता नहीं चलता है, लेकिन इतना पता चलता है कि जून 1564 में जबलपुर के पास नर्रे नामी मुकाम पर रानी दुर्गावती, जो भारत की मशहूर वीरांगना है, उनकी हार के बाद जो बावनगढ़ का राजा हुआ करता था, जिसका नाम संग्राम शाह था। दरअसल रानी दुर्गावती संग्राम शाह की बहू थी, दलपत शाह की बीवी थी। रानी दुर्गावती की बात यहाँ बताने का मकसद सिर्फ यही है कि बावनगढ़ के नाम से जो राज गोंडवाना कहलाता था, जिसकी सीमाएं उत्तर में विंध्या तक हुआ करती थी, दक्षिण में आज के आंध्रा तक, उड़ीसा की तरफ और महाराष्ट्र के विदर्भ तक उस राज्य की सीमाएं हुआ करती थी, जिसे बावनगढ़ या गोंडवाना कहा जाता था। उस बावनगढ़ में से कहते हैं कि एक गढ़ देवगढ़ भी था। जून 1564 में अकबर का जब गोंडवाना पर पूरी तरीके से शासन स्थापित हो गया, तो उन्हीं बावनगढ़ में से निकले थे राजा जाटव, जिन्होंने सन 1580 के आसपास इस किले को बनवाया है, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। राजा जाटव के बाद उनके पुत्र दुर्गशाह थे, जिनका शासन 1620 से 1634 तक यहाँ पर रहा दोस्तों। उसके बाद कोकशाह हुए, जिनका शासन 1634 से 1640 तक रहा। कोकशाह के बाद उनके बेटे केसरी शाह, जी हाँ दोस्तों, ये नाम याद रखिएगा, केसरी शाह। केसरी शाह के दौर में ही सबसे पहले मुसलमानों का लश्कर इस किले तक पहुँचता है। वो दौर कुछ इतिहासकार कहते हैं जहांगीर का था, कुछ इतिहासकार कहते हैं शाहजहां का था। शाहजहां का लश्कर इस किले तक केसरी शाह के दौर में पहुंचता है और केसरी शाह को मजबूरन शाहजहां के लश्कर से संधि करनी पड़ती है, समझौता करना पड़ता है, और दोनों में एक समझौता होता है। उस समझौते के तहत इतिहासकार कहते हैं केसरी शाह लगभग 1000 हाथी, इन जंगलों में हाथी बहुतात और देवगढ़ के हाथी बहुत मशहूर हुआ करते थे, 1000 हाथी शाहजहां को केसरी शाह ने दिए और बहुत सारा रुपया नगद दिया। उसके बाद ये देवगढ़ का किला मुगलों के अधीन हो गया। केसरी शाह के बाद उनका बेटा गोरखशाह, जी हाँ दोस्तों, गोरखशाह, जिसका शासन 1660 से लगभग 1670 तक इस किले में होता है, जो मुगलों के अधीन राज्य चलाता है। गोरखशाह के बाद उनके 3 बेटे होते हैं। जी हाँ, उनके 3 बेटे, एक बेटे का नाम महिपत होता है, जिसे आप और हम बख्त बुलंद शाह के नाम से जानते हैं। एक बेटा, उसका ओरिजिनल नाम हमें भी नहीं पता, इतिहास की किताबें भी नहीं पता, लेकिन उनको इस्लाम यार खान के नाम से जाना जाता है। एक बेटे का नाम दीदार यार खान होता है। गोरखशाह के ये 3 बेटे, कहते हैं इतिहासकार, ये तीनों औरंगज़ेब से दिल्ली स्थित जाकर मिले और उन्होंने इस इलाके में मराठों के बढ़ते हुए खतरे और पिंडारियों की छापामार युद्ध कला से परेशान होकर औरंगज़ेब की मदद लेने के बारे में सोचा, और वो दिल्ली स्थित औरंगज़ेब दरबार में जाते हैं और औरंगज़ेब से मुलाकात करते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि औरंगज़ेब ने मदद के बदले उनसे धर्म परिवर्तन की बात की, पर खोज इंडिया ऐसा नहीं मानता।
क्यों? क्योंकि दोस्तों ये गोंड साम्राज्य था। इतिहास गवाह है, गोंड किसी के आगे न कभी झुका है न कभी झुका था। अपनी मान मर्यादा के लिए गोंड साम्राज्य की बहू रानी दुर्गावती अकबर से टकराती है और जान देती है। दरअसल खोज इंडिया का ये मानना है कि ये औरंगजेब के जीवन परिचय को देखकर बहुत प्रभावित हुए और इन लोगों ने तय किया कि वो इस्लाम धर्म की दीक्षा लेंगे और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। जी हाँ दोस्तों, औरंगजेब के हाथ पर इस्लाम यार खान, दीदार यार खान और महिपत जो बाद में बख्त बुलंद शाह के नाम से मशहूर हुए, इन तीनों भाइयों ने दिल्ली स्थित लाल किले में इस्लाम कबूल किया और आकर यहाँ की बागडोर को संभाला। इस्लाम यार खान, जी हाँ दोस्तों, पहले शासक, पहले मुसलमान शासक इस किले के, जिनके दौर में इस किले का नाम इस्लाम गढ़ रखा गया। जी हाँ दोस्तों, ये देवगढ़ से इस्लाम गढ़ हो चुका था। हम चलेंगे इस किले में, देखेंगे। इस्लाम यार खां जो थे उनका शासन लगभग इस किले में 1670 से 1680 के बीच में था। उसके बाद उनके भाई दीदार खान जो 1680 से 1686 तक यहाँ के शासक थे। उनकी मृत्यु के पश्चात कुछ लोग कहते हैं उनके जीवन में ही महिपत जो सबसे छोटे भाई थे यानी बख्त बुलंद शाह, उनकी किसी बात को लेकर दीदार यार खान से मतभेद हो गया और आते आते वो मतभेद दुश्मनी में बदल गया। लेकिन दीदार यार खान की मृत्यु जो है वो सन 1686 में हो जाती है। उसके बाद एक छत्र राज सबसे छोटे बेटे महिपत और बख्त बुलंद शाह का इस किले में स्थापित हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, सन 1686 में बख्त बुलंद शाह इस किले के अकेले हुक्मरान बन जाते हैं और आगे सन 1702 के आसपास यहाँ से इस दुर्गम स्थल से वो निकलते हैं आगे की तरफ, यानी एक नए शहर को बसाने की कोशिश करते हैं। वो नया शहर कौन सा था दोस्तों? यहाँ से 130 किलोमीटर दूर दक्षिण में नाग नदी के किनारे बसा हुआ नागपुर। जी हाँ दोस्तों, हम चलते हैं इस किले में और इस किले के इतिहास को और देखने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ इस किले में। आइए इस किले की तरफ हम ढूंढेंगे यहाँ पर कुछ निशान। ये देखिए, ये एक बुरुज या वॉच टावर कह सकते हैं इसको आप। ये एक वॉच टावर है। यहाँ से दुश्मनों पर दूर तक नज़र रखी जाती थी। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाएं दूर तक। अक्सर कैनन फायरिंग के लिए ये सुराख बनाए जाते थे। यहाँ से फायरिंग रेंज हुआ करती थी। आइए मैं दूसरी तरफ आपको लेकर चलता हूँ। इस किले का एक हिस्सा ये भी है। हम गेट के ऊपर चलने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ। देवगढ़ का किला, देवगढ़ अर्थात इस्लामगढ़ का किला। जी हाँ दोस्तों, इस्लामगढ़ का किला। इस्लाम यार खान ने इस जगह का नाम देवगढ़ से बदलकर इस्लामगढ़ कर दिया था। हम लोग काफ़ी ऊंचाई पर हैं। अब देखिए आप, ये किला कितना विहंगम है, कितना खूबसूरत है। इस्लामगढ़ का किला, या आप यूं कहिए कि देवगढ़ का किला। बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन है बहुत खूबसूरत किला। देखिए यहाँ पर इस किले का मानचित्र लगाया गया है। ये देखिए, इस मानचित्र में यहाँ पर नक्कार खाना, हाथी खाना, मोती टाका, मुख्य द्वार, कचहरी, खजाना, हमाम,
बुर्जी, मस्जिद, बादल महल, इतनी चीज़ें इसमें दिखाई देती है। एक एक करके हम सब कुछ देखेंगे कि क्या क्या है। ये किला देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि ये बहुत बड़ा किला तो नहीं है, लगभग 200 से 300 लोग इसमें रहा करते होंगे। देखिए दोस्तों, ये हाथी खाना है जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता रहा था कि यहाँ के हाथी बहुत मशहूर होते थे। हाथी खाने का मतलब ये होता था कि इसके इस तरफ जो है हाथियों को यहाँ पर रखा जाता था। जी हाँ दोस्तों, वास्तव में यह हाथी खाने का प्रवेश द्वार था। हाथी खाना एक विशाल मैदान है जहाँ सेना के हाथी रखे जाते थे। इस क्षेत्र के हाथी की प्रसिद्धि बहुत थी, इसलिए मुगल शासक लगातार लगान में यहाँ के हाथियों की डिमांड किया करते थे। देवगढ़ के हाथी बहुत मशहूर थे। देवगढ़ में एक जटाशंकर नामक विचित्र हाथी था जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। इस हाथी को पाने के लिए मुगल शासक औरंगजेब का जासूस गुप्त रूप से 4 महीने तक यहाँ रहा। अंततः हाथी का पता लगा नहीं पाया और वो निराश होकर यहाँ से गया, ऐसा भी इतिहासकार कहते हैं। आइए देखते हैं हम किले के अंदर और क्या क्या मौजूद है। ये देवगढ़ का किला। जी हाँ दोस्तों, नागपुर बसाने के पहले बख्त बुलंद शाह यहीं थे। बख्त बुलंद शाह की पैदाइश इसी किले की है। नागपुर का रियल आर्किटेक्ट चांद सुल्तान, जो बख्त बुलंद शाह का बेटा था, वो भी इसी किले में पैदा हुआ था दोस्तों, जहां हम मौजूद हैं। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मोती टांका। आइए देखते हैं मोती टांके में एक्चुअल में है क्या। किले के अंदर मौजूद ये स्थान मोती टांके के नाम से जाना जाता है। इस टांके की खासियत ये है कि 1500 फीट ऊपर, लगभग 700 मीटर ऊपर पहाड़ों के बीच में यहाँ पर साफ पानी अवेलेबल था। और ये पानी की ही खासियत थी कि इतने ऊपर एक किले के निर्माण के बारे में लोगों ने सोचा। ये मोती टांका है दोस्तों। जी हाँ, आप देखिए, ये मोती टांका है। इसके अंदर पानी कहते हैं कि हमेशा रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। अभी इसमें काई जमी हुई है। आइए हम चलते हैं इस तरफ। आइए चलते हैं, हम देखते हैं और पता करते हैं कि ये ऊंचे गुंबद वाली इमारत कौन सी है। आइए खोज इंडिया के साथ। ये इस किले का मुख्य आकर्षक है। देखिए, हाथी का एक टूटा हुआ स्ट्रक्चर यहाँ पर नजर आता है। ये देखिए, इस इलाके के हाथी बहुत मशहूर हुआ करते थे। दरअसल दोस्तों, ये किले का नक्कार खाना है। नक्कार खाना उस जगह को कहा जाता था जहाँ पर नक्कारे लेकर फौजी तैयार रहते थे। यदि किले में कोई सूचना देनी हो, दुश्मन के आने की बात हो, तो यहाँ से नक्कारे बजाकर अलर्ट किया जाता था। ये सबसे ऊंचाई पर किले का नक्कार खाना है। हम कोशिश करते हैं, अगर रास्ता होगा तो ऊपर जाने की भी कोशिश करेंगे। आइए, यहाँ पर तो कोई रास्ता नजर नहीं आता। चारा घर, ये हिस्सा हाथियों के विचरण का क्षेत्र हुआ करता था दोस्तों। नक्कार खाने में जाने का ऊपर में कोई रास्ता नजर नहीं आता। हम इसके कंस्ट्रक्शन की अगर बात करेंगे तो ये पहाड़ों से निकले हुए इसी स्थान के पत्थरों को बनाने की कोशिश की गई है। मेहराब बिल्कुल मुगल स्टाइल में है। जी हाँ दोस्तों, ये इमारत कुछ बाद की नज़र आती है और यहाँ पर एक शिलालेख दिखाई देता है जो लगभग टूट चुका है। और ये मेरे ख्याल से गोंडी लैंग्वेज, यहाँ की स्थानीय ज़बान में ये शिलालेख था जिसे आप देख रहे हैं। लेकिन इसमें हमको ईरान का भी आर्किटेक्ट नज़र आता है। आप देखने की कोशिश करें इस मेहराब को। इस मेहराब में जो डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं, ये प्योर पर्शियन डिज़ाइन है। ये प्योर पर्शियन डिज़ाइन है दोस्तों। आप देखिए इसका आर्किटेक्ट कितना
जबरदस्त से ईंटों और पत्थरों को मिलाकर ये नक्कार खाना बनाया गया है। काफी ऊंचा है, लगभग 60 से 70 फीट 80 फीट की ऊंचाई पर मेहराब और ताक नजर आते हैं। देखिए कितना खूबसूरत है। और इसमें 2 फ्लावर दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं जो मुगल आर्किटेक्ट को दर्शाते हैं। आइए आगे देखते हैं कि इस किले में और क्या क्या मौजूद है। ये देखिए, मैं जिस आर्किटेक्ट की बात कर रहा था दोस्तों, ये आर्किटेक्ट जो है ये प्योर ईरानियन आर्किटेक्ट है। ये आप देख रहे हैं, ये मेहराबों की ये कटिंग जो है ये ईरान से भारत में आई। अक्सर दिल्ली स्थित पुराने मकबरों में ये डिज़ाइन आपको दिखाई देंगे। आइए मेरे साथ किले के दूसरे हिस्से में चलते हैं और पता करते हैं। यहाँ से कहते हैं एक सीढ़ी है नक्कार खाने में जाने की। चलिए कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या है, रास्ता है। आइए मेरे साथ। काफी अंधेरा है हम, लेकिन कोशिश करेंगे ऊपर तक जाने की नक्कार खाने में। आइए आइए, काफी संकरा रास्ता है। ये देखिए नक्कार खाने की हम पहली मंजिल तक पहुंच गए। आइए मेरे साथ, आइए आइए। काफी तंग रास्ता है, हम नक्कार खाने में ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आइए, नक्कार खाना हम आ गए हैं, काफी ऊंचाई पर आ गए हैं दोस्तों। ये देखिए, एकदम करीब से देखिए ये मेहराब जो नजर आते हैं, ये नक्कार खाने। यहां से भी एक रास्ता है जो नीचे की तरफ जाता है। इस इमारत का मुख्य गुंबद ऊपर की तरफ है। वहां पहुंचने का कोई रास्ता तो नहीं है, लेकिन हम अंदर से आपको नक्कार खाने का गुंबद दिखाई। ये देखिए गुंबद की ऊंचाई देखिए, जो छोटी लाहौरी ईंटों से जोड़कर बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कई मेहराब हैं। 4 कोनों पर यह इमारत खड़ी है, काफी ऊंचाई पर है नक्कार खाना। चलिए नक्कार खाने से हम उतरते हैं। जिस रास्ते से आए थे दूसरे रास्ते से उतरेंगे। आइए इस रास्ते से उतरने की कोशिश करते हैं। आइए नीचे उतरने की कोशिश करते हैं। दूसरे रास्ते से 2 सीढ़ियां हैं ऊपर आने की। यहाँ से वॉच किया जाता था। ये पहला गुंबद है, इसके ऊपर दूसरा गुंबद है। आइए मेरे साथ। आइए, हम नक्कार खाने से बाहर आ गए हैं। चलते हैं, देखते हैं कि वहां पर क्या क्या मौजूद है। ये हमारा धरोहर है, जिसे आप देवगढ़ कहिए, इस्लाम गढ़ कहिए। बहुत खूबसूरत लोकेशन, पहाड़ की चोटियों में, सतपुड़ा के दामन में एक छोटा लेकिन खूबसूरत किला। हम चलकर देखते हैं कि इस किले में और क्या क्या मौजूद है। आइए इस तरफ चलते हैं। ये देखिए, देवगढ़ किले के में हम एक ऐसे स्थान पर आ पहुंचे हैं जिसे वर्तमान में भी और पुराने ज़माने में भी राज दरबार या कचहरी कहा जाता था। राजा साहब इस तख्त पर बैठकर इंसाफ किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, इस जगह पर बैठकर अपनी प्रजा को सुना करते थे। मैं बख्त बुलंद शाह देवगढ़ किले पर मौजूद हूँ और यहाँ पर उनकी सारी प्रजा हुआ करती थी। जी हाँ दोस्तों, इस जगह से बैठकर वो इंसाफ किया करते थे। इसको आप किले की कचहरी कह सकते हैं।
आइए देखते हैं इस किले में और क्या मौजूद है। स्थान पर पहुंच चुके हैं जिसे बादल महल कहते हैं। बादल महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी ऊंचाई काफ़ी थी, बादलों के करीब थी, इसलिए इसका नाम बादल महल रखा गया है। यहाँ पर ये सामने में जो गड्ढा दिखाई देता है ये एक बावड़ी हुआ करती थी जहाँ से पानी की सप्लाई पूरे किले को दी जाती थी। यहाँ पर कई कमरे हैं, रानियों का निवास स्थान इसी जगह पर हुआ करता था। आइए देखते हैं हम बादल महल, देवगढ़ यानी इस्लामगढ़ के किले में मौजूद बादल महल में क्या क्या है। आइए मेरे साथ देखिए बादल महल में आप देखिए ये कक्ष हुआ करते थे जो टूटे फूटे नज़र आ रहे हैं। ये देखिए ये गेट है बादल महल की ओर आने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तारीख के बहुत से निशानात मौजूद हैं जो अपनी बेबसी पर रो रहे हैं। इस्लामगढ़ अर्थात देवगढ़ के किले में मैं आपको एक एक जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारा लोकेशन बादल महल का है जो देवगढ़ के किले में मौजूद है। आइए चलते हैं, देखते हैं इस किले में और क्या क्या मौजूद है। ये देखिए ये कक्ष हुआ करते थे, राजा के रानियों के कक्ष हुआ करते थे। शाही परिवार इन्हीं जगह पर निवास किया करता था। ये उनका निवास स्थान हुआ करता था। छोटा सा रजवाड़ा था लेकिन बहुत शानदार था। आगे चलकर जिन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की। खोज इंडिया की टीम अभी तक आपको देवगढ़ किले के मुख्य स्थानों को दिखाने की कोशिश कर रही थी। इस किले में एक चीज़ और मौजूद है, वो जानते हैं आप क्या? इस्लाम यार ख़ान, दीदार यार ख़ान और बख्त बुलंद शाह ने जब इस्लाम धर्म की दीक्षा को लिया वो मुसलमान हो गए और इस जगह का नाम उन्होंने इस्लामगढ़ रखा। तो जाहिर बात है जब वो मुसलमान हुए तो उन्होंने एक मस्जिद की भी बुनियाद इस किले में रखी और एक मस्जिद भी बनवाई। हम अगले एपिसोड में आपको उस मस्जिद के बारे में विस्तृत जानकारी, पूरी जानकारी देंगे कि वो मस्जिद किस हालत में है। हम अगले एपिसोड में बख्त बुलंद शाह, इस्लाम यार ख़ान, दीदार यार ख़ान की बनवाई हुई शाही मस्जिद जो किले में ही मौजूद है उसके क्या हाल हैं हम आपको दिखाते हैं। मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया, देवगढ़ फोर्ट।